कहते हैं जब पुलिस अपने आप पर उतर आती है तो जिंदा क्या मुर्दा भी सच बोलने लगते हैं। वही सोनम के साथ भी हुआ। थर्ड डिग्री मिलते ही सोनम रघुवंशी ने कबूल कर लिया अपना गुनाह। अब उसके लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, फांसी। जी हाँ, वही सोनम रघुवंशी जो पिछले कई दिनों से पुलिस को लगातार गुमराह करती रही, झूठ पर झूठ बोलती रही। अब पुलिस की सख्ती के आगे उसने अपना हर एक गुनाह कबूल लिया है। और जो कुछ भी उसने पुलिस को बताया वह किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। सोनम के इस कबूलनामे के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह गई। उनके पसीने छूट गए। आखिर एक महिला इतना खौफनाक प्लान कैसे बना सकती है। इस केस को पुलिस ने रेस्टोरेंट ऑफ द रेयर करार दिया है और सारे सबूतों को इकट्ठा करके अब फांसी की सजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका आशिक राज कुशवाहा भी अब जुर्म कबूल कर चुका है। आखिर कैसे भोले भाले राजा को सोनम ने अपने आशिक के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा, इसके बारे में अब तक आपने जो भी सुना है वह अधूरी कहानी थी। लेकिन आज मैं पूरे फैक्ट, सबूत और पुलिस के अनुसार आपको इस केस का वो एक एक सच बताने वाला हूं जिसे आप लोगों से अब तक छिपाया गया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आज आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में सोनम जैसी कातिल के लिए और राजा के जस्टिस के लिए अपने मन से कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, ताकि पूरे देश को पता चल सके कि कितने लोग राजा के सपोर्ट में हैं। मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा कहे गए यह सिर्फ 3 शब्द नहीं थे। यह वह खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम, हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर 2024 को। रामनवमी का दिन था और रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते हैं। सोनम की फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल्स पढ़ी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था, दूसरा वो इंदौर का ही रहने वाला था। उसके बाद सोनम की माँ का राजा के घर फोन आया। वो लोग मिलने आए, फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की जिसे उसके परिवार वाले अगर समझ जाते तो शायद राजा की जान बच भी सकती थी। राजा ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि सोनम मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा फोन भी करता था तो सोनम उससे बात नहीं करती थी। राजा की माँ ने इस बारे में सोनम से पूछा तो उसने कहा, मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ इसलिए बात नहीं कर पाती। तब राजा के परिवार ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद सोनम सही कह रही हो। फिर आया 10 मई का वह दिन दोनों की शादी हो गई। दोनों का परिवार खुश था, मगर यहां पर एक ट्विस्ट आया। राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वो प्रोग्राम उसे टालना पड़ा। लेकिन तभी सोनम ने बिना राजा से पूछे मेघालय की टिकट बुक कर दी। जब सोनम ने ऐसा किया तो राजा भी हैरान हुआ। उसने अपनी माँ को बताया कि सोनम ने मेघालय की टिकट बुक करा दी है। टिकट हो गया था, इसलिए माँ ने भी अधूरे मन से कह दिया, ठीक है चले जाओ। अगले दिन सोनम और राजा घर से तैयार होकर निकलने से पहले माँ से मिलने जाते हैं तो सोनम शादी के दिन वाले सारे गहने पहन रखी थी। फिर सासू माँ ने कहा, बेटी इतनी दूर जाने पर इतने कीमती गहने नहीं पहनकर जाया जाता। किसी की नजर पड़ गई तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सोनम ने सास को मना लिया, ये कहते हुए कि मम्मी मैं संभाल लूंगी। सोनम के साथ साथ राजा ने भी सोने की चैन, डायमंड की ब्रेसलेट और हाथ में 2 सोने की अंगूठी पहन रखी थी। इस पर भी राजा की माँ ने राजा से कहा, बेटा तुम भी यह सब पहनकर मत जाओ। लेकिन राजा कहता है, माँ सोनम बोल रही है कि मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने यह सब पहन लिया। माँ थोड़ा सोचती है कि हनीमून पर कौन इतना सोना पहनकर जाता है, लेकिन दोनों की खुशी के लिए माँ भी बोल देती है, ठीक है जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना, किसी की इस पर नजर ना पड़े, नहीं तो तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। माँ ने तो जाने को कह दिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सब सोनम की चाल है। वह राजा को मारकर सारे गहने लेकर अपने प्रेमी के साथ भागने वाली थी। इतना ही नहीं, हनीमून पर जाने से पहले ही सोनम ने हनीमून के नाम पर राजा से अपने अकाउंट में 9,500 रुपए ट्रांसफर भी करवा लिए थे। दोनों पति पत्नी 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए थे। 22 मई को दोनों शिलांग के मावलखयाट गांव स्थित शिपारा होम स्टे में ठहरे थे। लेकिन 23 मई को उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। दरअसल 20 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। फिर वो लोग कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं।
असम में 1 से 2 दिन घूमने के बाद 22 मई को राजा और सोनम शिलांग में पहुंच जाते हैं। वहां के एक लोकल रेंटल एजेंसी से वह लोग एक स्कूटी किराए पर लेते हैं और उसी स्कूटी से आसपास के कुछ जगह घूमते हैं। अगले दिन यानी कि 23 मई की सुबह 5:30 पर वह लोग अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। वह लोग अपने लगेज बैग को स्कूटी में कैरी करके घूम नहीं सकते थे, इसीलिए उनके पास जितना भी कीमती सामान था उसे वे एक छोटे बैग में डालते हैं और बाकी का लगेज उसी होटल के रिसेप्शन में छोड़ देते हैं। उस दिन सोनम का फास्टिंग था, इसलिए वो लोग एक दुकान से कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं और कॉफी पीते हैं। उसके बाद वे लोग उसरा हिल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शिलांग से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने के बाद दोपहर करीब 1 से 1 बजे के बीच सोनम अपनी सासू माँ से फोन पर बात करती है। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चालू नहीं हुआ, अभी अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए। फिर फोन लगाते इसी कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि राजा और सोनम को नीचे जाकर जहां घूमना था वो उस जगह पर ऑलरेडी घूम चुके थे और करीब 1:30 के आसपास अपने स्कूटी के पास लौट रहे थे। यह राजा और सोनम का आखिरी कॉल होता है, क्योंकि 1:47 पर जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं तो सोनम का मोबाइल रिंग तो होता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ था, लेकिन 24 मई को सोनम का फोन भी बंद हो जाता है। अब ये क्लियर हो जाता है कि 1:20 से लेकर 1:47 के बीच ही कुछ अनहोनी हुई थी। राजा के बड़े भाई विपिन तुरंत शिलांग पहुंचते हैं। जब वे होटल पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई की सुबह 5:30 पर चेकआउट कर चुके थे और उनका लगेज अभी तक वहीं रखा हुआ है। तब से इस बैग को कोई लेने नहीं आया। यह सुनते ही विपिन को यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई है, जरूर दोनों किसी मुसीबत में हैं। राजा और सोनम का घर वालों से बात हुए 1 दिन से ज्यादा हो चुका था। ऊपर से पूरा नॉर्थ ईस्ट भारी बारिश की चपेट में था। कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से रेड अलर्ट लगा हुआ था। ऐसे में समय रहते खोजबीन नहीं होती तो उनका मिलना मुश्किल हो जाता। इसीलिए राजा के बड़े भाई विपिन ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। इसलिए खुद ही राजा के फैमिली वाले राजा और सोनम को ढूंढना शुरू कर देते हैं। राजा और सोनम ने अपने ट्रिप की कई फोटो और वीडियो अपने परिवार को भेजे थे। इन्हीं में से एक फोटो में पीछे एक पोस्टर दिखता है जिसकी मदद से वे उस स्कूटी वाले तक पहुंचते हैं जिससे राजा ने स्कूटी किराए पर ली थी। वह बताता है कि उस स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा है जिससे उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जब लोग वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि स्कूटी एकदम ठीक तरीके से पार्क की गई है, चाबी अभी भी उसमें लगी है, जो अजीब बात है, लेकिन स्कूटी के साथ जो हेलमेट दिया गया था वो भी गायब था। अब भी पुलिस इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसद इस केस में दिलचस्पी दिखाते हैं तब जाकर सर्च ऑपरेशन तेज होता है। लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। मगर ऐसे हालात में भी वहां के लोकल लोग राजा और सोनम को ढूंढने में आगे आते हैं। करीब 50 रेस्क्यू टीम बनाई जाती हैं, जिनमें लोकल्स पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनजीओ के लोग मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जहां ये लोग नहीं पहुंच पा रहे थे वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से काम बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश लगातार हो रही थी जिसके चलते काफी दिक्कतें हो रही थी। 2 जून को यानी कि लापता होने के 10 दिन बाद जहां स्कूटी मिली थी वहां से 25 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिलती है। हाथ में एक टैटू बना हुआ था और उसमें राजा लिखा हुआ था। जब पुलिस वाले विपिन को यह बॉडी दिखाते हैं तो विपिन उसे पहचान लेते हैं कि यह तो उनके ही भाई की बॉडी है। सबका जो डर था वो सच हो जाता है। हाहाकार मच जाता है, लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यह केस अब और भी उलझ चुका था। राजा के परिवार वालों ने बताया कि जब वह घर से निकले थे तो उनके गले में सोने की चैन थी। हाथ में 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड ब्रेसलेट भी पहना हुआ था जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। लेकिन पुलिस को अब तक जो चीजें मिली थी उनमें एक सफेद रंग की महिला की शर्ट, एक पेंटोप्राजोल टैबलेट, वीवो का टूटा हुआ मोबाइल और राजा की स्मार्ट वॉच शामिल है। लेकिन सोने की चैन, दोनों रिंग्स और ब्रेसलेट गायब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के घाव थे, यानी उसकी हत्या की गई थी। उनको मारकर नीचे खाई में फेंक दिया गया था। हथियार भी नया था, जैसे राजा को मारने के लिए ही यह खरीदा गया हो। हालांकि पुलिस ने उस हथियार को भी बरामद कर लिया है। जो स्कूटी मिलती है वह प्रॉपरली एक जगह पर पार्क किया हुआ था। उसमें कोई स्क्रैच मार्क नहीं था, जिससे यह पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट स्कूटी में नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें मारा गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि उस स्कूटी में चाबी लगा हुआ था और उसका हेलमेट मिसिंग था।
स्कूटी से थोड़ी ही दूरी पर राजा और सोनम के बैग्स भी मिलते हैं जो वह अपने साथ लेकर आए थे, और वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर राजा की बॉडी मिलती है। यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब राजा को मारने के बाद कातिल ने स्कूटी को ओसरा हिल्स के पास लाकर पार्क किया होगा, और स्कूटी वहां पर पार्क करने के बाद उसी ने ही गाड़ी में चाबी छोड़ दिया होगा, क्योंकि यह एक रेंटेड स्कूटी था। फिर उसने वह बैग भी वहीं पर फेंक दिया होगा। यानी कि कातिल हत्या कर बॉडी को दूर फेंका और स्कूटी को जानबूझकर सही से पार्क कर दिया ताकि सर्च ऑपरेशन गुमराह हो जाए। राजा की हत्या 23 मई को हुई थी, लेकिन उसकी लाश 2 जून को मेघालय के प्रसिद्ध वेई सावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में बेहद सड़ी गली हालत में मिली। शरीर पर गहरे जख्म थे। सिर और पीठ पर धारदार हथियार के 2 घाव साफ नजर आ रहे थे। इन सब साक्ष्यों से साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी और खौफनाक हत्या थी। अब तक पुलिस इसे लूटपाट का मामला मान रही थी और सोनम रघुवंशी की तलाश में जुट गई थी, जो उसी दिन से लापता थी। पुलिस को शक था कि लुटेरों ने राजा को लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी, और संभव है कि सोनम को भी मारकर कहीं फेंक दिया हो। जैसे ही यह खबर मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंची, हर कोई सन्न रह गया। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जनता के भारी दबाव के बाद पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया और सोनम की तलाश को प्राथमिकता दी। लेकिन इस मामले की दिशा तब पूरी तरह से बदल गई जब एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट पीडी ने पुलिस को बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अनजान युवकों के साथ फॉल्स की ओर जाते हुए देखा था। इन तीनों युवकों की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सभी हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में राजा, सोनम और 3 अज्ञात युवकों को एक साथ घूमते देखा गया। जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकाली, तो कई संदिग्ध कॉल्स इंदौर और यूपी के नंबरों पर मिलते पाए गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही राज्यों में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। शायद सोनम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी डर से उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और फिर 8 जून की रात करीब 1 बजे यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था। बाल बिखरे हुए थे। चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लड़की ने ढाबे वाले लड़के से कहा, भैया क्या मुझे आपका फोन मिलेगा? मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने बिना सवाल किए अपना फोन दे दिया। जैसे ही लड़की ने कॉल किया, वह रोने लगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह लड़की कौन है। वहीं मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह वही सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर मेघालय से करीब 1100 किलोमीटर दूर है। फोन पर भाई से बात करने के बाद सोनम वहीं एक चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई साहब, आप तुरंत पुलिस ऑडिटर को फोन करो। ढाबे वाले ने फौरन पुलिस को सूचना दी। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सोनम ने अपनी पहचान बताई, तो पुलिस समझ गई कि यही वह लड़की है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से जुटी हुई थी। फिर सोनम को गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई और बाद में मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। सोचिए, जो सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वही सोनम जब उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है, तो कैसे खुद ही अपने भाई को फोन करती है? अगर वह निर्दोष थी और जिंदा थी, तो क्या यह काम पहले भी नहीं कर सकती थी? पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी और पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआती पूछताछ में सोनम ने सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की। बार बार बयान बदले, झूठी कहानियां गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन सख्त सवालों और सबूतों की मार के आगे उसका झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सका। धीरे धीरे परतें खुलने लगी और सच खुद ब खुद बाहर आने लगा। सोनम रघुवंशी ने जो कहानी पुलिस के सामने बयां की, वह किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। शुरू में डरी और कमजोर दिखने वाली सोनम की चुप्पी तब टूटी जब मेघालय पुलिस ने उसे रिमांड में लेकर गहराई से पूछताछ की। जांच अधिकारियों के अनुसार सोनम ने जिस सच्चाई को कबूला, उसने इस केस की हर परत को खोलकर रख दिया। गिरफ्तारी के बाद जब सोनम को गाजीपुर से इंदौर लाया गया, तो रास्ते में ही उसने पुलिस को कई ऐसी बातें बताई जो इस केस के लिए बेहद जरूरी थी।
सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। अब उसने जो पुलिस को बयान दिया उसमें उसने बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था कि अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर उसने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। सोनम ने कबूला कि राजा बहुत अच्छा इंसान था। वह उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह हर वक्त बस उसकी निगरानी करता था। सोनम को बार बार लगता था कि वह आजाद नहीं है और यही सोचकर उसने तय कर लिया कि राजा को रास्ते से हटाना ही सही फैसला है। उसने यह भी बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसीलिए वह अपने प्रेमी से शादी नहीं कर पाई थी और राजा को एक समझौते की तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन दिल से कभी उस रिश्ते को अपनाया नहीं। सोनम ने स्वीकार किया कि उसका अपने पति राजा रघुवंशी से रिश्ता महज एक सामाजिक बंधन बनकर रह गया था। शादी के बाद भी वह लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा के संपर्क में थी। सोनम और राज के बीच शारीरिक और मानसिक रूप से गहरा रिश्ता था और दोनों चाहते थे कि राजा की जिंदगी से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाए। पुलिस को दिए बयान में सोनम ने कहा कि उन्होंने मिलकर हत्या की पूरी योजना तैयार की थी। इसके तहत राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद सिंह कुर्मी को साथ जोड़ा। योजना के मुताबिक सोनम और राजा को मेघालय ट्रिप पर भेजा गया ताकि घटना दुर्घटना जैसी लगे और शक ना हो। 23 मई को जब वे सावड़ोंग फॉल्स के पास ट्रैकिंग के लिए निकले तो सोनम ने राजा को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने में मदद की जहां पहले से छिपे तीनों हमलावर मौजूद थे। राजा पर अचानक धारदार हथियार से हमला किया गया और उसे खाई में धकेल दिया गया। सोनम ने बताया कि वह सब कुछ जानते हुए भी वहीं से वापस लौट गई और फिर फरार हो गई। पूछताछ में सोनम ने साफ कहा कि इस पूरी हत्या के पीछे उसकी मंशा राजा से छुटकारा पाकर राज कुशवाहा के साथ जिंदगी शुरू करने की थी। उसने इस साजिश के लिए आर्थिक मदद भी की, कॉल्स और मीटिंग्स के जरिए हथियारों को निर्देश भी दिए। यही नहीं, बाद में जब मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ा तब उसने खुद को बचाने के लिए गाजीपुर जाकर छिपने की कोशिश की, लेकिन डर और मानसिक दबाव में खुद ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद इन सभी आरोपियों को मेघालय लाया गया, जहां एसआईटी की टीम ने अलग अलग रिमांड पर लेकर सभी से गहन पूछताछ की। ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वो मोबाइल फोन, बातचीत के कोसे, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए, जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। इसके बाद पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सोनम के कबूलनामे और चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जब पूरा सच जनता के सामने आया तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या को लेकर न्याय की मांग करने लगे। राजा के घर वालों, दोस्तों और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और पर मशाल जुलूस निकाले गए। लोगों का साफ कहना है यह कोई आम क्राइम नहीं था, यह प्लान करके की गई बर्बर हत्या है। सोनम ने यह भी कबूल किया कि हनीमून पर जाने का प्लान उसी का था, घूमने के लिए नहीं बल्कि राजा को मरवाने के लिए। अब पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम और राज कुशवाहा पिछले 5 महीने से रिलेशनशिप में थे। सोनम के पिता हार्ट के मरीज थे और घर वाले चाहते थे कि शादी समाज के हिसाब से हो, इसलिए सोनम ने अपने प्रेमी राज को छोड़कर राजा से शादी कर ली। लेकिन मन में पहले ही प्लान था कि शादी के बाद राजा को रास्ते से हटा दिया जाएगा ताकि वह फिर से राज के साथ जिंदगी बिता सके। और यही हुआ। राज कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि सोनम ने उससे कहा था कि जब मैं विधवा हो जाऊंगी तब मेरे घर वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे, इसीलिए पहले राजा को हटाना पड़ेगा। सोनम ने पूरी प्लानिंग की थी और शादी के 5 दिन बाद 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर एक कैफे में बैठकर उसने अपने प्रेमी राज के साथ राजा की हत्या की साजिश रची। राज ने अपने 3 दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इस मर्डर प्लान में शामिल किया और उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम से बात कर पूरी योजना समझाई। सोनम को एक कीपैड फोन, एंड्रॉइड मोबाइल और नई सिम दी गई ताकि वह लगातार संपर्क में रहे और इन सब चीजों की कीमत पहले ही राज ने चुकाई। जब सोनम ने बताया कि वह 22 मई को शिलांग ट्रिप पर निकल रही है तो राज ने सभी आरोपियों के टिकट बुक करवा दिए, लेकिन खुद आखिरी वक्त पर मना कर गया और इंदौर में ही रहा। वहां रहकर वह सबको डायरेक्शन देता रहा ताकि कोई शक ना हो। यहां तक कि राजा के अंतिम संस्कार में भी वह शामिल हुआ ताकि सबको लगे कि वह दुखी है और परिवार के करीब है।
23 मई को जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। आरोपियों ने गुवाहाटी से एक ऑनलाइन ऑर्डर की गई छोटी कुल्हाड़ी यानी डाव खरीदी और शिलंग में सोनम और राजा के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर ठहरे और सोनम लगातार लोकेशन शेयर करती रही और किराए की स्कूटी लेकर राजा को बहाने से उस जगह ले गई जहां सुनसान इलाका था। दोपहर 1:30 पर सोनम ने फोटोशूट का बहाना बनाकर राजा को पहाड़ी की तरफ चलने को कहा। आरोपियों ने पीछा करना शुरू किया, लेकिन चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि उन अपराधियों ने सोनम से कहा कि वह काफी थक गए हैं और वह राजा को नहीं मार पाएंगे। तब सोनम ने उन लोगों से कहा कि मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। इस लालच के बाद आरोपियों ने हत्या के लिए हाँ कर दिया। जब सोनम और राजा उस सुनसान जगह पर पहुंचे, तो पीछे से तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आकाश दूसरी बाइक से दूर से निगरानी कर रहा था और जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है, तब उन्होंने राजा पर पीछे से हमला किया। राजा ने विरोध किया, लड़ाई की, लेकिन सिर और सीने पर गहरे वार के बाद वह बेहोश हो गया। विशाल चौहान ने पीछे से वार किया और उसी वक्त सोनम चिल्लाई, मार डालो इसे। फिर जब राजा अधमरा था तो आरोपियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं उठा सके तो खुद सोनम ने उसे धक्का दिया और खाई में फेंक दिया। यह सब करने के बाद सोनम ने आरोपियों को राजा के पर्स से निकाले हुए 15,000 रुपए दिए और कहा कि पूरा पैसा बाद में मिलेगा। फिर आरोपी वहां से उसकी बुक की गई स्कूटी लेकर 25 किलोमीटर दूर छोड़ आए। सोनम ने उन लोगों के सामने ही अपना फोन तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया ताकि कोई लोकेशन ट्रैक ना कर सके। राजा की हत्या के बाद सोनम शिलंग से गुवाहाटी पहुंची और वहां से ट्रेन द्वारा इंदौर मध्य प्रदेश लौट गई थी। इंदौर पहुंचकर सोनम ने राज कुशवाहा के साथ एक फ्लैट में कुछ दिन बिताए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि राज ने खुद उसे एक कैब भेजी थी। आखिरकार सोनम वहीं रुकी, लेकिन इस दौरान वह हर एक अपडेट पर नजर रख रही थी। जब पुलिस ने राज कुशवाहा और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो सोनम घबरा गई और अकेली गाजीपुर पहुंची। जांच में सामने आया कि सोनम ने हत्या के कुछ दिन पहले ही नए मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलोन कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा के दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वह यह है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी गारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही मैं अभी थरार बना रही, तो मेरे को एकदम से याद आ गई क्योंकि आज तो मेरे बहू का उपवास है। बाप, हाँ, अपने सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है ताकि मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। उसी दिन यानी 23 मई को उसने हत्या को अंजाम दिलवाया और फिर खुद अपने हाथों से राजा को खाई में धक्का दे दिया। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब पुलिस को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली जिसमें सोनम और राज की बातचीत थी। इसमें साफ सुना जा सकता है कि सोनम राज से कह रही है कि राजा को खत्म करने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा और हमेशा साथ रह सकेंगे। यह रिकॉर्डिंग केस का सबसे बड़ा सबूत बन गया है और अब इसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। राजा को खाई में फेंकने से पहले ही सोनम ने बड़ी ही चालाकी से उसके गले से सोने की चैन हाथ में पहना, डायमंड का ब्रेसलेट और 2 सोने की अंगूठी भी निकाल ली थी जिसकी कीमत राजा के घर वालों ने लगभग 10 लाख बताया था। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। पुलिस को पता चला कि सोनम ने राजा के पर्स से ही 15,000 रुपए निकाल कर दिए थे और कहा था कि जल्द ही बाकी रकम भी मिल जाएगी, लेकिन वह रकम कभी किसी को नहीं मिली। वहीं अब सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस इन लोगों से जबरदस्ती गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डाटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। लेकिन यहां सोचने वाली असली बात यह है, अगर सब कुछ पहले से तय था, तो फिर सोनम ने राजा से शादी ही क्यों की? उसके पास ऑप्शन था। वो चाहती तो अपने प्रेमी के साथ पहले ही भाग सकती थी। सच में यह बात हैरान करती है कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह की सोच रखती है जिससे आप प्यार नहीं करते।
अगर वह आपको नहीं मिलता तो आप उस इंसान की जान ले लेते हो जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं था। और जो लड़कियां इतनी दबंग होती हैं कि शादी के बाद अपने प्रेमी के लिए पति का कत्ल तक करवा देती हैं, वही लड़कियां शादी से पहले इतना साहस क्यों नहीं दिखाती? शादी से पहले ही क्यों नहीं कह देती कि मुझे कोई और पसंद है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी? मतलब माँ बाप के सामने आप इतना बेबस दिखते हो कि मजबूरी में शादी कर लेते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इतना जहर पल रहा होता है कि एक मासूम आदमी आदमी को मारने में भी आपको दया नहीं आती। मुझे नहीं पता ये कैसी सोच है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, इस सोच ने ना जाने कितने घर बर्बाद कर दिए और हजारों लाखों लोगों को डर में जीने पर मजबूर कर दिया। वीडियो के अंत में मैं बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जब भी कोई लड़का अपने माता पिता की पसंद से शादी करने जाए, तो लड़की से उसकी डिग्री या बायोडाटा ना पूछो। उससे पसंद नापसंद ना पूछो। उससे बस ये पूछो कि तुम्हारा किसी से अफेयर तो नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो, मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। ये कहकर कि मुझे लड़की पसंद नहीं है, शायद इस एक सवाल से किसी और मासूम राजा की जान बच जाए। शायद आगे कोई और बेकसूर शिकार ना बने। ऐसे लोगों को सिर्फ उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में डर बने और कोई भी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान लेने की हिम्मत ना कर सके। और अगर आप भी चाहते हैं कि राजा रघुवंशी को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई देख सके कि प्यार और भरोसे के नाम पर कैसे एक जान ली गई। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर हजारों पोस्ट हो चुके हैं, जस्टिस फॉर राजा ट्रेंड कर रहा है और लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर इस केस में भी सख्त सजा नहीं हुई, तो समाज में और ऐसे केस बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए सौरभ की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑयल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।